एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज से हम आर ओ के टेस्ट सीरीज को देखते हैं। ये आने वाले सभी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो गया या आर ओ का हो गया। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चंस है, मनसबदारी व्यवस्था में दो आसपा एवं जन आसमा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसको किया था, बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने इसकी शुरुआत की है। इसको और डिटेल्स में देखते हैं। दातव्य है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। मनसबदार के साथ 1954 में 1995 से सवार का पद भी जुड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में टू आसपा एवं सिद्ध आसपा की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा देवराय प्रथम, बी हो जाएगा कृष्णदेव राय, सी हो जाएगा हरिहर प्रथम, डी हो जाएगा देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 विजयनगर के संगम वंश का महानतम शासक था। इसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा बैमनियों को बराबरी करने के लिए सेना में मुसलमानों की भर्ती की प्रथा प्रारंभ की तथा उन्हें जागीरें प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया शाहजहां, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसको औरंगजेब ने शुरुआत की थी और औरंगजेब शासक ने इस पद्धति की शुरुआत की थी। आईने दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी। भू राजस्व की व्यवस्था की ये पद्धति थी। तो राजा टोडरमल कौन थे? तो ये अकबर के फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भूभाग राजस्व के रूप में निश्चित किया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोडरमल बंदोबस्त किसे कहा जाता है? तो आईने दहसाला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सी निकृष्ट कोट की भूमि थी जिसे लगभग 5 वर्षों तक काष्ठ के प्रयोग में लाया जाता था? तो पहला हो गया पड़ती भूमि, फिर बी हो गया बंजर भूमि, सी हो गया पोलज भूमि, डी हो गया चाचर भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बंजर भूमि। बंजर भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश है तो उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता था। ये जो है भूमि मापने की यूनिट होती थी। ये 4 भागों में बांटा गया। तो पहला है बंजर भूमि। बंजर भूमि को देखते हैं। निकृष्ट कोट की भूमि जिसे लगभग 5 वर्षों तक काष्ठ के प्रयोग में लाया गया हो तो बंजर भूमि कहलाती थी। चाचर भूमि क्या होती थी? ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, तो वो चाचर भूमि होती थी। पेलज भूमि कौन कौन सी होती थी? इस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी। फोर्थ हो जाएगा परती भूमि। यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त हेतु 1 या 2 वर्ष तक पड़ी रहती थी। मुगल काल में खेती के लिए प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट हो जाएगा इस साइड लेखक के नेम दिए हुए हैं, इस साइड पुस्तक का नेम है। तो इसको बताना है कि कौन सा एक इसमें से एक सुमेलित नहीं है।
तो अब्दुल हमीद लाहौरी ये पादशाहनामा पुस्तक लिखे हैं। अबुल फजल अकबरनामा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, राजा टोडरमल तवाकत अकबरी। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है? तो रॉन्ग है डी ऑप्शन, राजा टोडरमल तबकात ए अकबरी। तो इसके लेखक राजा टोडरमल नहीं है, इसके लेखक निज़ामुद्दीन अहमद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो ये परियोजना कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट हो गया मध्य प्रदेश, सेकंड हो गया राजस्थान, सी हो गया छत्तीसगढ़, डी हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये आर 2017 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? तो वर्ष का नेम बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्ष 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तलैया बांध कोनार नदी, गंगा सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है? तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, तलैया बांध। ये कोनार नदी पर नहीं है, ये बराकर नदी पर है। तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। कोनार नदी पर कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, डी पुणे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिची में है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची के तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड और एवं अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर किस मंत्रालय की योजना है? तो ये देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है, फर्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सेकंड है संस्कृति मंत्रालय, सी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी है केंद्रीय नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट टाइगर ये है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से एक वृक्ष का बाहुल्य है, तो वो वृक्ष कौन सा है? तो सबसे पहले हो गया चीड़, सेकेंड देवदार, थर्ड सिल्वर फर, चंदन। तो ये हो गया देवदार का वृक्ष। ये शीतोष्ण पेटी में वृक्ष का बाहुल्य है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है रावी और ब्यास, सेकंड है झेलम और चिनाब, सी है चिनाब और सतलज, डी है ब्यास और सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज।
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो फर्स्ट हो जाएगा यमुना, सेकेंड शारदा, थर्ड गंगा और डी हो जाएगा रामगंगा पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रामगंगा। रामगंगा पर बना हुआ है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। कालागढ़ बांध निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है रिहंद बांध नदी के एक सहायक नदी पर है और दूसरा दिया गया तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है। तो इसका ये दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा ये। 15 नंबर को देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों द्वारा होती है। तो फर्स्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो ये दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा हो जाएगा। यह इंडिया का मैप बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून का प्रवेश केरल से दक्षिण पश्चिम मानसून के पवन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं कि यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट वाटरफॉल्स। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है और जो लोग पढ़े नहीं रहते वो चित्रकूट जलप्रपात समझकर वो मंदाकिनी रिवर पर टिक कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। ये इंद्रावती नदी पर, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। 17 को देखते हैं। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है? तो बेतवा नदी किस नदी पे मिलती है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, किस नदी से मिलती है? तो यमुना से मिलती है ये। सोन और यमुना गंगा की सहायक नदियाँ, ये गंगा की सहायक नदियाँ, जबकि केन, बेतवा, चंबल, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये करंट अफेयर्स नहीं, ये स्टैटिक जीके से है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस, सेकेंड संसद, सी हो जाएगा फोलकेटिंग और डी हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एनपीसी कहते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रीय लोकसभा कहा जा सकता है। यह चीन में राज्य की सबसे ऊंची सत्ता है और देश के शीर्ष विधायक निकाय के रूप में काम करती है। क्वेश्चन 19 को देखते हैं। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में दिया गया है विद्या देवी भंडारी, बी रामबरन यादव, सी रामचंद्र पौंडेल और डी हो जाएगा गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति हाल ही में रामचंद्र पौंडेल बने हुए हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने सुभाष चंद्र नेम्बंग को हटाया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से तीसरा राष्ट्रपति चुना। तो इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। 20 को देखते हैं। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ही चर्चा में रहा है। अभी मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में बाघ कुछ आए थे नामीबिया से,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2167 बाघ, और ऑप्शन भी हो जाएगा 2967 बाघ, और सी ऑप्शन हो जाएगा 3167 बाघ, डी ऑप्शन हो जाएगा 3967 बाघ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3167 बाघ। डिटेल्स में जानते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारत में वर्तमान 2023 में 3167 बाघ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर यह जानकारी साझा किया था। वर्ष 2022 की गणना में 2018 की तुलना में बाघों की आबादी 200 का इजाफा हुआ। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो देश में सिर्फ 1800 बाघ रह गए थे। वहीं 2006 में 1411 ही बचे थे। इस लिहाजा से 17 सालों में बाघों की आबादी 2.25 गुना बढ़ी हुई है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों की संख्या पर जारी रिपोर्ट में देश में बाघों की कुल संख्या 2967 बताई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।